जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आपसे एक बार स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जो एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसमें आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ में उपस्थित हैं और इन सीरीज की सहायता से आपको हेल्प मिल रही होगी एग्जाम को समझने में, एनालिसिस करने में, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। इस पैटर्न को समझने के साथ-साथ में हम लोग आपका इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपकी बाकी चीज़ों को भी पढ़ते चल रहे हैं, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। क्लास पसंद आती है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, पूरा देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आया था, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? यहाँ पे संविधान के भाग जरूर पढ़ के जाइएगा। हम सबको पता है संविधान के अगर भागों की चर्चा होती है तो संविधान में कितने भाग होते हैं आपके? संविधान में आपके हैं 22 भाग है, ठीक है। संविधान में आपके 22 भाग थे जब प्रारंभिक रूप से बना था। अभी के समय में आपके बढ़ के कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान के भाग में पूछ रहा है कि कौन से भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। बाकी देखा जाए भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। 11 के अंतर्गत में केवल संसद विधि बनाएगी नागरिकता के मामले में। भाग आपका जो 4 है नीति आयोग तत्व डीपीएसपी के बारे में है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक में है। और इसी डीपीएसपी में हमारा आपका क्या है कि ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग आपके 4 के 1 में आपका यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो आर्टिकल 51 ए में है। और ये मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं। इन्हें आपके यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया है और स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, आर्टिकल 239 से 42 के बीच में। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ए से होता है आपका। और यहाँ पर भाग 9 का ए में नगर पालिकाओं का है, 243 बी से जड्जी तक आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आर्टिकल्स है, कुछ भाग है अनुच्छेदों का वो उल्लेख है, पढ़िएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग एक्स से भाग 10वां आंकड़ा देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का 244 से 244 से तक उल्लेख है। अगला है डलहौजी द्वारा, ये लॉर्ड तो है नहीं, काटो इनको। डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के अंतर्गत झांसी का विलय कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है कि झांसी का विलय कब किया गया था। तो डलहौजी 1848 से 56 तक आपका डलहौजी की आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति, जिसको व्यवगत का सिद्धांत बोला जाता है, ये था। और इसके अंतर्गत झांसी का विलय किया गया था आपका 1853 में। अगर पूछा जाए डलहौजी द्वारा सबसे पहले हड़पा गया राज्य, तो डलहौजी ने सबसे पहले आपके किसको हड़पा था? सतारा राज्य को हड़पा था, ठीक है। किसको हड़पा था? सतारा राज्य को हड़पा था। तो इसमें क्या था, पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के मिलाने के लिए इस सिद्धांत को चालू किया गया था। तो यहाँ पर आपका सतारा देखिएगा सबसे पहले 1848 में अपनाया गया था, जैतपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, ठीक। उदयपुर की बात करते हैं तो 1852 में है, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1853 में है। और आपका यहाँ पर अवध का विलय कब होता है? 1856 में। अवध जो यूपी में है और यहाँ के नवाब कौन थे अंतिम आपके? वाजिद अली शाह, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? वाजिद अली शाह। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो जो आपके कन्नौज का शासक था आपका हर्षवर्धन, ये आपका अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ये हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक है। तो ये जो अंतिम हिंदू सम्राट या शासक ऐसा रहा जिसने पूर्ण रूप से शासन किया, उसके बाद से भारत में जो राज्य सत्ता थी कई सारे छोटे-छोटे से भागों में टूट गई और इन छोटे-छोटे से भागों में टूटने के बाद में कई सारे वंशों को उत्पन्न हुआ। राजपूत काल आया, राजपूत काल के बाद में क्या हुआ, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आया, उसके बाद से उनकी डायनेस्टी चालू होती है। उसके बाद से दिल्ली की सत्ता पर पूर्ण रूप से या पूरी भारत की केंद्रीय सत्ता पे पूर्ण रूप से किसी भी हिंदू शासक का आपका शासन नहीं रहा है। तो ऐसे में अंतिम हिंदू शासक कौन माने जाते हैं? आपके हर्षवर्धन माने जाते हैं। इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। इनकी रचना आपकी कौन सी थी? इनकी रचना थी आपकी हर्षचरित। ये आपकी हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। चीनी यात्री जो हेमसांग था वो किसके दरबार में आया था? आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ठीक है। हेमसांग किसके समय पर? आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अब देखिए अन्य यात्रियों की बात करते हैं। मार्को पोलो, ये कहाँ का था? वेनिस का यात्री आया था, जो भारत आया था। आ गया। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? वेनिस का यात्री था। अलबरूनी जो था ये आपका ये आधुनिक उज्बेकिस्तान में खारिज़म प्रांत का था, ठीक है। और ये भी आपका जो गजनवी के समय आपका भारत में आया था। और चीनी यात्री की बात करते हैं फायान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो ऐसे कुछ विदेशी यात्री आपको इनको पढ़ के जाना है कौन किसके समय पर आया था। इसिंग की भी बात करते हैं। इसिंग चीनी यात्री तो बौद्ध भिक्षु जो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहकर आपका पढ़ाई करके गया है। और स्वतंत्रता से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो स्वतंत्रता से उद्योग से पहले भारत में आपके देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सारे थे। ऑप्शन में जो भी आपका होगा
ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर ये सारे उद्योग आपके थे। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हट के, अभी ये करंट में कोई चर्चा में भी नहीं थे, लेकिन हाँ ये पूछ लिया गया आपसे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चरणदास महंत है। अभी रिसेंटली आपके गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए हैं, तो इनमें भी क्या हुआ कि इनमें भी आपके विधानसभा के अध्यक्ष बने, इनकी नियुक्तियों को भी देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी। अब देखिएगा ऐसे टाइप से क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल ही अवॉइड करते हो, स्किप करते हो, लेकिन आयोग ने पूछे हैं। कांग्रेस की कौन जीती थी? यशोदा वर्मा जीती थी। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी एनआईए का नया निदेशक, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट पूछ लिया गया आपका। एनआईए के नए निदेशक कौन है? आपके नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के, तो ये कौन है? आपके दिनकर गुप्ता। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन कब का है? जून 2022 का। आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर, ये हम लोगों ने पहले भी क्लास से पढ़ा हुआ था। कौन सा? आपका पनामा नहर। पनामा नहर आपका ये उत्तरी अमेरिका में पड़ने वाला आपका एक देश है, जो आपका जोड़ता है किसको? आपको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर का आपकी कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैगलन। वहीं पर एक वैसे दूसरी फेमस नहर है सुएज नहर। सुएज नहर क्या करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। अगर बात करें किसकी? बेरिंग जल संधि की, तो बेरिंग जल संधि उत्तरी पूर्वी एशिया में रूस और उत्तरी अमेरिका में अलास्का के सेक्शन को जोड़ती है। तो यहाँ पर रूस का जो साइबेरिया वाला सेक्शन है और अलास्का का सेक्शन है, इनको जोड़ने वाली जल संधि कौन सी? आपकी बेरिंग जल संधि है। अगला आपका कौन सा? इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से क्या करता है? अलग करता है। तो उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर जोड़ने वाला। लास्ट टाइम पे आपका पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि उत्तरी सागर जो है, इस उत्तरी सागर को सॉरी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला अगर आपसे कोई पूछी गई थी तो कौन थी? भारती आरती साहा थी, ठीक है। अगला देखिएगा, 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म भूषण सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता कौन थी? सोनल मानसिंह थी। ये एक बार पहले बार चुका है, ठीक है। सोनल मानसिंह जो भारत नाट्यम ओडिसी से संबंधित है, ये आपके इनको 1992 में पद्म भूषण मिलता है, 2003 में पद्म भूषण, और ये सबसे कम उम्र की क्या है? प्राप्तकर्ता, ठीक। अगर देखा जाए भारत रत्न प्राप्त करता सबसे युवा तो कौन थे? 2014 में किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। अगला बुलिमा रोग किससे संबंधित है? तो ये ईटिंग डिसऑर्डर से है, ठीक है। ये बुलिमिया आपका रोग जो है आपका, इसको याद कर लीजिएगा, ये किससे है? ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब एक खान पान का गंभीर विकार है जिसके कारण व्यक्ति आपका भोजन अधिक करता है। कुछ लोगों में वैसे नॉर्मली ऐसी कंडीशन होती है। अगला सिरके में आपका अम्ल पूछ रहा है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होगा, इमली में टार्टरिक होगा, ऑरेंज और नींबू में जो खट्टे फल होंगे उनमें सिट्रिक एसिड होगा, और एप्पल में कौन सा होगा? मैलिक एसिड होगा। ये सारे एसिड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो बांग्लादेश में जो बैंकिंग सेवा के संस्थापक है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने स्मॉल बैंकिंग सेक्टर को आपको डेवलप किया था, और इसी के लिए इनको इकोनॉमिक्स का आपका नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में इनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। अगला देखिएगा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना ये आपके कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये एक आपका पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण वंश था। ये भी याद कर लीजिएगा, कैसा वंश है? ब्राह्मण वंश था पुष्यमित्र शुंग का, ठीक। इस शुंग समाज के संस्थापक प्रथम शासक थे। हर्यक वंश की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ही आपका जो मगध के शुरुआती शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका वंश आपका कौन सा होता है? हर्यक वंश होता है। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इसी वंश को ही आपका बोला जाता है पितृहंता वंश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। पल्लव वंश के आपके पप्पा देवन थे, ठीक है। चालुक्य वंश के पुलकेशी थे। बादामी के जो चालुक थे, चोल वंश के विजयालय थे, ठीक है। कर्ण डायनेस्टी के वासुदेव थे, और कुषाण वंश के ये आपके युजी थे। अच्छा, ये सारे आपके डायनेस्टीज हैं, उनके संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर विटामिन सी क्या है? विटामिन सी आपका क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब यहाँ पर रासायनिक नाम नहीं पूछा गया, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया आपसे कैसे क्या होता है। तो विटामिन सी यहाँ पर क्या आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या करता है? आपका वर्क करता है। देखिएगा अगला, तो वर्तमान आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन से भारतीय हैं? तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक पूछा गया है और कौन भारतीय हैं? तो ये आपके कौन है? आपके पूर्व के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो थे अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, नाम है जैसे कौन है? करंट का पूछ लिया गया। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कब किया गया? अगस्त 2022 का। तो करंट अभी रिसेंटली से ज्यादा आपका पीछे के आपके लगभग 8 महीने 10 महीने पहले से पूछी जा रही है, पढ़ के जो जाइएगा। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? ठीक है, प्रकृति के दोहन के बिना मतलब जो आपके जो बोल सकते हो आपके गैर जीवाश्म आधारित ईंधन है
उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली योजना, ठीक है, बायोमास, ये आपकी इनमें से पूछ रहा है आपका कौन सी योजना। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली योजना आपके सब प्रमुख स्रोतों में आ जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ खेलों का आरंभ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ के जाइएगा। 1930 में कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में हुए थे। और सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने केवल एक बार किया है, 2010 में दिल्ली में। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका, ये 2010 में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक, अभी अगर बात करते हैं तो 21वें के जो हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कब? आपके 2018 में। अभी जो 2022 में हुए थे, इसमें आपका जो कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे आपके। और इसमें क्या भारत के जो आपके ध्वजवाहक थे, इंडियन मैन हॉकी कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ये भारतीय दल के क्या थे? ध्वजवाहक थे। मीराबाई चानू ने क्या किया था? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, जो 30 जुलाई 2022 को हुए थे। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपका, बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। अगला है, मध्य प्रदेश में गिरडा डांस कब किया जाता है? तो यहाँ पर आपका एमपी का डांस फॉर्म है, उसका नाम है आपका कौन सा? गिरडा डांस। ये पूछ रहे कब करते हैं? ये होता है रबी की फसल की कटाई के बाद में। और रबी की फसल आपके कब कटती है? आपके विंटर सेशन में। ठीक है, तो रबी, खरीफ और जायद होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो जाड़े की फसल होती है वो किसके रूप में जानी जाती है? जो गेहूं अभी बोया गया है, यानी अभी का जो सेशन होगा, रबी की फसल होगी, उसके बाद में डांस होगा कौन सा? गिरधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपका डांस का नृत्य है। अगला, त्रिचूरपुरम फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का है और कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ठीक है, तो त्रिचूरपुरम फेस्टिवल पूछा गया। केरल में एक प्रमुख त्योहार है, जो एक धेक्कीनादू मैदान पर्वत पर स्थित वड्डकुलानाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो त्रिचूरपुरम, या इसको ही को त्रिशूरपुरम भी करके कहते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, शतरंज की पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज की पंक्तियों को यहाँ पे देखिएगा, शतरंज 64 वर्गों का खेल होता है, जिसमें आपके 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है, जिसे फाइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, इन पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को बोलते हैं फाइल, और क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है रैंक। आप सबने खेला होगा, लेकिन आपको ये फाइल और रैंक बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे पता होगा। ये आपसे पूछ लिया गया। कभी कभी पूछ लेता कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो आपके यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होंगे? 64 वर्ग हो गया, 8-8 करके 64 हो जाएंगे। अगला, 1857 में पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो यहाँ पर आपका 1857 में पहला यूनिवर्सिटी आपका कहाँ खोला गया? आपका यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोली थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, 1857 में यहाँ पे दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा पता नहीं। ठीक है, ये लेकिन हम लोग को जो आपके बच्चों के द्वारा आंसर भेजे जाते हैं, उनके बेसिस पे चीजें हैं। अगर देखा जाए मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप सबको पता है, पहले कितनी थी? 10 थी, लेकिन बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई है। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, और इन्हें कहाँ से? यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है। किसके समिति के सुझाव पर? सरदार सरोज सिंह समिति के सुझाव पर। तो भाग 4 के काम है, आर्टिकल 51 के काम है। अभी के समय कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, अभी कितने हैं? 11। 11वां भी देख लीजिएगा, ये 86वें अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें अमेंडमेंट में 2002 में, यानी प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए।